हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने 10th स्टैंडर्ड के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 साइंस 1 का, जिसका नाम है ग्रेविटेशन, उसका लगातार आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए हैं। बहुत ही स्मूथ तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम मोस्ट ऑफ द चीजें जो बताएंगे वो है न्यूमेरिकल्स। जी हाँ दोस्तों, वैसे न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछते हैं, 1 या 2 या फिर 3 अगर आ गए तो आगे बहुत अच्छी बात है। थ्योरेटिकल ज्यादा पूछा जाता है, डेरिवेशन ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि ये जो न्यूमेरिकल्स मैं आज के इस वीडियो के अंदर कराने जा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहली बात तो ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। अब तक जो भी आपने पढ़ा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में, अगर आपको याद होगा तो उसमें एक फॉर्मूला हमने देखा था, दैट इज F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें G का जो वैल्यू था वो क्या था, यूनिवर्सल कांस्टेंट, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमने देखा था, करेक्ट है, आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन उसी फॉर्मूले के बेस पे और भी जो कई सारे फॉर्मूले जो हमने 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, उसी के बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो हमें सॉल्व करने हैं। तो चलो बारी बारी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आपको बस एक ही काम करना है, ये वीडियो को एंड तक देख लेना है, आपका पूरा न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के ऊपर पूरा क्लियर हो जाएगा। 3 से 4 न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताना कि आज न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं, बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले यहां पे एग्जांपल आप देख पा रहे हो, यहां पे एग्जांपल लिखा गया हुआ है। एग्जांपल नंबर दैट इज महेंद्र एंड विराट, दो व्यक्ति है, दिख रहा है आपको। महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। जो महेंद्र है और जो विराट है वो कितने डिस्टेंस पे बैठे हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं एक दूसरे के। यानी कि समझ लो कि एक महेंद्र है, ठीक है, और एक विराट है। ये दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो कितना है, 1 मीटर है, ठीक है, मैंने मान लिया। और उनके जो मासेस है, ये महेंद्र है, ठीक है, ये विराट है, ठीक है। तो महेंद्र का जो वजन है, ठीक है ना, महेंद्र का क्या बोल रहा है कि देयर मासेस आर 75 80, तो महेंद्र का जो वजन है 75 है। और विराट कोहली का जो वजन है, महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट कोहली दिया हुआ है, करेक्ट है। तो विराट कोहली का जो वजन है 80 किलो है। ये उल्टा हो गया, विराट थोड़ा पतला है ज्यादा ठीक है। चलो ये हो गया 75 80 केजी। तो हमें पूछा है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जीएफ कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द जीएफ। व्हाट डू यू मीन बाय जीएफ, वो वाली जीएफ नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जीएफ कैलकुलेट करना है। तो यार बहुत इजी है, जीएफ यानी फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, देखो ऊपर भी लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला पता है। जब भी यूनिवर्सल कांस्टेंट या फिर जब भी आपको कुछ ऐसा चीज आए कि दो ऑब्जेक्ट है और दोनों के बीच एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, हमने पढ़ा था ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस दिया हुआ है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय सम फोर्स, एंड वो फोर्स कौन सा रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, दैट इज F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर डी स्क्वायर। जो भी फॉर्मूला है वो डाल दो। तो वी नो द फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला हमारे पास, दैट इज F विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई बाय M1 मल्टीप्लाई बाय M2 अपॉन आर स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर बोलो। डी मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू है, इसमें आप ध्यान लगा के देखो तो हम लोग क्या कर सकते हैं। वैल्यू देखो हमारे पास क्या क्या है, एफ तो निकालना है, यानी एफ तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। एफ हमको क्या करना है, निकालना है, करेक्ट है। एफ तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन यहां पे जो जी है, कैपिटल जी, मैंने अभी अभी आपको बताया कि कैपिटल जी इज नथिंग बट द यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका एक वैल्यू है। क्या वैल्यू है दोस्तों, जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, उसका यूनिट होता है, लेकिन यूनिट मत लिखो, सिर्फ वैल्यू लिखो। जी का वैल्यू लिख दिया M1 मतलब मास 1, पहले आदमी का मास कितना है, एक का है 75, तो लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई बाय 75। दूसरे का मास कितना है, M2 कौन है, ये सेकंड पर्सन कौन है, विराट, इसका मास कितना है 80, मतलब मल्टीप्लाई बाय 80। फिर नीचे डिवाइड बाय डी स्क्वायर, डी कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। डी का स्क्वायर है ना, तो डी का वैल्यू कितना है, 1 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 दिया हुआ है, तो डी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल आए तो सॉल्व जब करना होता है ना, दिमाग में एक चीज रखो कि ये जो पावर वाले टर्म है उसको साइड में रखो, नंबर वाले को सबसे पहले मल्टीप्लाई करो। यानी ये जो 6.67 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 75 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 80 से, और लास्ट में जाके ये 10⁻11 लिख दो, क्योंकि ये पावर वाले जो भी होते हैं, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, उसको लास्ट में रखो। और नीचे है 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, मतलब इन शॉर्ट यही करना है हम लोग को बस, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये नीचे 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होता है ना, तो वो गायब हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर आपको चाहिए तो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, यहाँ पे डिवाइड बाय 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1, तो यहाँ पे इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 75 करो। पहले फटाफट से क्या करो, मेरे पास भी मोबाइल है, वैसे आप लोग मोबाइल में मत इस्तेमाल करना, लेकिन मैं तुमको थोड़ा फास्ट करना, नहीं तो मैं आपको पूरा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो तो आपको मैंने मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो सीरीज के अंदर बताया हुआ है। इतना मुझे यार सॉल्व मत करने लगा, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम होगा और टाइम वेस्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, फटाफट से कैलकुलेट करूंगा। 6.67 को 75 से मल्टीप्लाई करता हूं, 6.67 मल्टीप्लाई बाय मैंने 75 किया तो 500.25 आया। क्या आया दोस्तों, 500.25 आया। मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया,
फिर भी बच रहा है मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 और नीचे 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं नीचे 1। ठीक है, अब इसी को वापस से दोबारा सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व करोगे, ये 500.25 है और ये 80 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय 80। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा वैल्यू आया 40020 और ये 10⁻11 आया। ठीक है, अब चाहिए तो आप यहां पे खत्म कर सकते हो। देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। सब जानते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इससे सेटिस्फाई नहीं होते क्योंकि उनको ना हमेशा छोटा वैल्यू चाहिए होता है। तो हम इतना बड़ा वैल्यू से अच्छा एक और वैल्यू लिख सकते हैं। ये भी लिखोगे तो 100% मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, टेंशन नहीं। तो यहां पे लेकिन एक चीज कर सकते हो, f इज इक्वल टू ये 40020 है ना, इसको मैं क्या करता हूं, पॉइंट शिफ्टिंग मेथड करता हूं। ये 10⁻11 है। अब मैं क्या करता हूं, ये समझ लो कि 40020 यहां पे पॉइंट होगा ना, जहां पे खत्म हो रहा है वही पॉइंट होगा, तो इसको मैं शिफ्ट करता हूं। एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया, एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, मतलब 4 पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूं। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 4.002 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, 10⁻7 बन जाएगा न्यूटन। कैसे किया, जितना मैंने पॉइंट शिफ्टिंग किया, समझ लो ये यहां पे पॉइंट है ना, तो पॉइंट मैंने यहां पे एक लाया तो ये एक कम हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। फिर एक लाया तो -9 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी -9। फिर एक और कम लाया -8, फिर यहां पे लाया -7। तो यहां पे 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसको मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। तो ये भी हमारा आंसर है, चाहे आप ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला लिखो, दोनों ही वैल्यू सेम है, दोनों का मतलब सेम है। बस फर्क इतना है, मैंने ये 40020 इंटू 10⁻11 लिखा है, ये 4.002 इंटू 10⁻7 लिखा है। ठीक है, -11 -7, बस इतना ही फर्क है, ये पावर का फर्क है और कुछ नहीं, पर दोनों का वैल्यू एक्जैक्टली सेम है। समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं फिजिक्स, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ द डेसिमल पॉइंट। शिफ्टिंग ऑफ द डेसिमल पॉइंट मैंने कई बार बताया हुआ है हमारे मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो सीरीज के अंदर, पूरा प्लेलिस्ट है, 40-50 वीडियो है, उसमें मैथ्स के एक ट्रिक्स बताया मैंने कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है एज ए साइंस स्टूडेंट एंड एज ए नॉर्मल मैथमेटिक्स स्टूडेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला एग्जांपल। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। क्या बोला है अगला एग्जांपल, देखो क्वेश्चन ये बोला है, इन द फर्स्ट एग्जांपल, जो अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया, अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग, मतलब महेंद्र जो बैठा था, ये महेंद्र जो है वो बैठा था, वो एज्यूम कर रहे हैं कि महेंद्र जो बेंच पे बैठा है वो एक फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस मतलब क्या होता है, उस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, घर्षण नहीं हो रहा है ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी, हमें क्या मानना है कि जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। मतलब सबसे पहले हम लोग लिखते भी क्या है, गिवन लिखते हैं ना, ये गिवन हम लोग यहां पे लिखेंगे अगर, तो आपको पता है गिवन में यहां पे बोला है कि जीरो वेलोसिटी है, मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। किसका, महेंद्र का। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द महेंद्रस वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकंड, मतलब अगर 1 सेकंड के बाद जब महेंद्र विराट की तरफ जा रहा है या फिर खसक रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बेंच पे बैठे, ए भाई उधर खसकना, ये जगह है उधर उधर खसकना, ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसे खसक रहा है महेंद्र, जब विराट की तरफ खसकेगा तो 1 सेकंड के बाद महेंद्र का वेलोसिटी कितना होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, महेंद्र पहले बैठा हुआ था तो 0 ही रहेगा वेलोसिटी, लेकिन जब वो 1 सेकंड के बाद घसका वहां पे तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ वो हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है ना, और विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम एंड हाउ, मतलब कितना टाइम के हिसाब से कितना चेंज हो वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, कोई यहाँ पे कुछ ये नहीं है। तो हम लोग प्रीवियस एग्जांपल का कुछ डेटा लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है इन द फर्स्ट एग्जांपल, हमने फर्स्ट एग्जांपल को ही लेना है यहाँ पे। तो पहले एग्जांपल में हमारा f का वैल्यू कितना आया, 4.022 इंटू 10⁻7 हमारा जो है वो फोर्स का वैल्यू आया है, तो उसी को हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो हमें एक चीज पता है, क्या पता है कि फोर्स का जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन हमारे पास फोर्स का वैल्यू हमको पता है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो महेंद्र था, इसमें तो कहीं लिखा नहीं कि महेंद्र का मास, लेकिन पहले एग्जांपल को कंसीडर करने बोला है ना, तो महेंद्र का मास कितना था, m का वैल्यू कितना था महेंद्र का, दैट इज 75 kg था, महेंद्र का 75 था, ये हम लोग को पता है। ठीक है, और दूसरा जो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि यहां पे आपके पास फोर्स का वैल्यू है, यहां पे पास आपके पास m का वैल्यू है, तो हमें एक चीज पूछा है वेलोसिटी कैलकुलेट करो। ठीक है, तो हमारा दूर का विजन क्या है कि हमें इन शॉर्ट फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहां पे आपको एक रोड मैप तैयार करना आना चाहिए, जैसे फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो 10वीं में, ये एक्चुअल में 11th में जाएगा और 12th में जाएगा, फिजिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स में एक रूल बोलता है कि कभी भी दूर का डिस्टेंस देखो, न्यूमेरिकल्स में खासकर, तो यहां पे एक्चुअल में आपका टारगेट क्या है कि मुझे वी निकालना है, करेक्ट है, ये टारगेट है आपका, लेकिन मुझे वी कैसे निकालूंगा, तो आपको याद होगा v दिया है, f दिया है, m दिया है, u दिया है, t दिया है, तो आपको याद होगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आपको पता है तेरा 3 to 4 लॉ ऑफ मोशन या फिर काइनेमेटिक इक्वेशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन, ये आपको पता होगा। ठीक है ना, न्यूटन का काइनेमेटिकल इक्वेशन, 3 इक्वेशन थे, उसमें का न्यूटन था, न्यूटन्स का एक इक्वेशन था, अगर आपको याद होगा, एक न्यूटन का इक्वेशन था जो कि था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, एक इक्वेशन था, आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि देखो ये फिजिक्स में यूटिलाइज होता है और खासकर इस चैप्टर में तो होना ही होना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला था,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये दूसरा था, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ये तीसरा था, आपको याद है ना नंबर 1। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी मैंने लिया, क्यों लिया? क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो v का वैल्यू हम लोग को जो चाहिए वो हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, करेक्ट है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए? अगर v मुझे निकालना है तो मुझे u चाहिए, a चाहिए और t चाहिए, करेक्ट है। तो मेरे पास तो v निकालने के लिए मेरे पास u है, बिल्कुल है, u 0 दिया हुआ है, a दिया है क्या? a मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, a दिया है क्या हमारे पास? नहीं, 9th में पढ़ा है कि नहीं? a नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, a निकालूंगा। तो a कैसे निकालते हैं? यहां पे इसके पहले स्टेप में आ जाओ। अभी देखो ये मैंने क्यों लिखाया, ये अभी नहीं लिखना है आपको, ये आपका पहला दूसरा तीसरा स्टेप बाय स्टेप जाना है, लेकिन मैंने ये क्यों आपको लिख के दिखाया? क्योंकि हमारे माइंड में है, मेरे को भी मालूम नहीं था कि कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन मेरे को माइंड में है कि v का फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस एटी, मेरे को इससे फॉर्मूला सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत है, तो मैंने इसके लिखा क्या क्या चीज चाहिए, u चाहिए, u चाहिए, a चाहिए, t चाहिए। तो t है मेरे पास, u है लेकिन a नहीं है, तो सबसे पहले मैं a निकालूंगा ना, फिर जाके इसमें पुट करूंगा तो जाके v मिलेगा मेरे को। तो सबसे पहले मैं a निकालूंगा। तो a कैसे निकालूंगा? मेरे पास f और m है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला था, याद होगा आपको, कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मेरा एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। इसमें मेरे पास फोर्स दिया हुआ है, क्या है फोर्स का वैल्यू? 4.002 इंटू 10⁻⁻⁷, ये मेरा फोर्स का वैल्यू है, इज इक्वल टू मास कितना है 75 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन a। लेकिन हमें तो a चाहिए, तो यानी कि इन शॉर्ट यहां से मुझे a मिल जाएगा, तो a विल बी इक्वल टू 4.002 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ डिवाइड बाय 75। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपको यहां से a का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। क्या से मिलेगा? a का वैल्यू मिलेगा। तो a का वैल्यू हम लोग को यहां से मिल जाएगा, जो कि हम लोग को लगभग a का जो वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है दोस्तों? 5.34 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? सॉरी 5.34। अब आप बोलोगे कि सर इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया? मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। देखो यहां पे मैं आपको कैलकुलेशन करके क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे टाइम हम लोग को यूटिलाइज करना है, लेकिन आपको तो कैलकुलेशन करना है एग्जाम में। तो आपको क्या करना होगा, ये देखो ये 4.002 है ना, जो जैसे हमारा पुराना मेथड याद है आपको, जो मैंने इसके पहले एग्जाम्पल में बताया। ये पॉइंट वाला अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 4002 बना सकता हूं। तो पॉइंट शिफ्टिंग मेथड, एक पॉइंट इधर सरकाओ, एक पॉइंट इधर सरकाओ, एक पॉइंट इधर सरकाओ, क्या हो जाएगा? 4.002 4.002 जो था वो क्या बन जाएगा? 4002, ठीक है ना, 4002 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻⁻10, ठीक है। 4002 10⁻11, 4002 10⁻12। तो इस प्रकार से आप करोगे, तो इसको पॉइंट हटा के इसको जो भी नंबर आएगा उसको 75 से डिवाइड करना, तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो उस प्रकार से करना है आपको। तो 5.34 है, तो 5.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9, ठीक है। 5.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9, ये हमारा क्या आया ना, एक्सेलरेशन का वैल्यू आया मीटर पर सेकंड। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आया, इसको पूरा डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आया 5.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया? देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को इसको सॉल्व करना चाहिए तो मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं, चलो ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क आएगा आंसर में, देखो ठीक है। थोड़ा सा आपका पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा मुझे आपका पेशेंस चाहिए। ध्यान देना बच्चों, क्योंकि देखो आप लोग में से भी मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, कैलकुलेशन है, ये करके दिखाओ। करेक्ट है, मेरे मन में भी था कि मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम यूटिलाइज होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं करके दिखा रहा हूं। हमेशा नहीं करूंगा क्योंकि हमको टाइम यूटिलाइज करना है, कम से कम टाइम में आपको वीडियोस बना के देने, ठीक है। तो यहां पे आप एक चीज करो, करना कैसे, देखो आपको अगर कंफ्यूजन होगा कि डायरेक्ट कर दिया यार, तो देखो मैं आपके लिए वो भी करूंगा, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करता हूं टाइम का, चलो कोई बात नहीं। ये 4.002 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4002 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 लिख सकता हूं क्या, बताओ? बिंदास लिख सकता हूं ना। 4002 इंटू 10⁻⁻10 मैंने लिखा, क्यों? क्योंकि मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया, एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो एक बढ़ जाएगा, तो 10⁻8 हो गया, ठीक है। एक और शिफ्ट किया तो 10⁻9 हो जाएगा, एक और शिफ्ट किया तो 10⁻10 हो गया, तो 4002 इंटू 10⁻10 हो गया, और ये हो जाएगा 75, नीचे 75 है। अब ये 4002 है, 4002 को 75 से डिवाइड कर सकते हो ना, मोबाइल ले लो, या फिर आप मोबाइल तो नहीं लेना है आपको, लेकिन आप ये देखो इजी है ना। 4002 को 75 से डिवाइड करना है, आपके सामने करता हूं, 4002 डिवाइड बाय 75, ठीक है। चलो तो हमारा आया 53.36 आया, ठीक है, 53.36 आया। कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं? देखो यार जगह खत्म कर दिया मैंने, एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूं। सबसे पहले ये न्यूटन्स इक्वेशन जो मैंने लिखा है ना, इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, आप देखो ध्यान से, ये इसको मैं यहां पे लिखता हूं, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन जो कि था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही लिखा था पहले मैंने, ये लिखा था, हाँ जगह मिल गया। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर सॉल्व करके दिखाता हूं। तो जैसे मैंने बोला 4002 डिवाइड बाय 75 कितना निकाला था मैंने, 53 पॉइंट, कहां गया यार,
हाँ 53.36 निकाला था, ठीक है। तो यहां पे आप देखो तो मेरे को क्या निकालना है, ए का वैल्यू ना, तो ए इज इक्वल टू ये 4002 को 75 से डिवाइड किया तो 53.36 आया, 53.36 आया, ठीक है। अब इंटू 10⁻10 भी तो है, इंटू 10⁻10 भी है, लेकिन ये मुझे 10⁻10 अगर नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, ए इज इक्वल टू एक पॉइंट पहले कर देता हूं, ये पॉइंट को 3 के पहले ला दिया तो ये बन जाएगा 5.336 इंटू 10⁻9, और एक्चुअल में जो मैंने इसके पहले लिखा था डायरेक्ट जो कि था 5.34, तो 5.336 मतलब 5.34 ही हुआ ना लगभग, करेक्ट है। तो इसके लिए हमारा ये जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया ये इतना आया, ए इज इक्वल टू 5.336 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा ए का वैल्यू है। अब ये ए का वैल्यू मिल गया, यू का पता है, टी का पता है, वी का वैल्यू हमें मिल जाएगा, तो देयरफॉर वी विल बी इक्वल टू यू का वैल्यू है 0 प्लस ए का वैल्यू मिल गया 5.336 इंटू 10⁻9, ये है ए का वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, देखो टाइम किधर दिया है, हाँ टाइम दिया है ना 1 सेकंड, टाइम 1 सेकंड दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारा वी का वैल्यू यहां से मिल जाएगा। तो वी विल बी इक्वल टू देखो 5.336 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 1 वही रहने वाला है, और 0 प्लस करूंगा तो वही रहेगा, तो मतलब हमारा आंसर आ गया 5.336 इंटू 10⁻9, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। अब अगर टेक्स्ट बुक से कंपेयर करोगे तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा अलग आंसर आएगा, थोड़ा सा अलग आंसर इसके लिए आएगा क्योंकि हमने इसको एक्जैक्टली सॉल्व करके निकाला है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये 5.336 है, लेकिन वहां पे 5.34 आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहां पे आप देखोगे दिस इज द एग्जैक्ट ऑफ द एग्जैक्ट आंसर, ये एकदम एग्जैक्ट आंसर है, और इस प्रकार से भी आप सॉल्व करोगे एग्जाम में, एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि यार आपसे आपने खुद से सॉल्व किया है इसको, आपने कोई आंसर को लर्न करके रट्टा लगा के नहीं गए, आपने खुद से इसको बकायदा सॉल्व करके बताया है कि 4002 को 75 से डिवाइड किया तो 5.336 आया, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा क्योंकि यार न्यूमेरिकल्स जो है वो दिखने में इजी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम कहां लगता है पता है, ये ऐसे ऐसे चीजों को डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में, जो कि आपको हाथ से करना होता है क्योंकि कैलकुलेटर आर नॉट अलाउड फॉर यू, ये आपको ध्यान में रखना है, और उसके लिए आपको क्या लगेगा, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सेकंड एग्जांपल, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहां पे बात करते हैं जो कि एक टॉपिक है हमारा जिसका नाम है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि आप जानते हैं इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूं कि हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, जैसे मैंने बोला था उस दिन भी फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में कि हमारा जो पृथ्वी है एक कहीं ना कहीं एक फोर्स अप्लाई करता है, और जितने भी ह्यूमन बींग्स है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है अर्थ के ऊपर, वो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टिके हुए हैं, करेक्ट है। एंड यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो अप्लाई होता है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल मतलब अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब जो भी वस्तु है पूरी दुनिया के अंदर वो एक केंद्र बिंदु पे क्या है, डायरेक्टेड किया हुआ है, यानी कि हर एक का एक पर्टिकुलर एंगल पे, एक पर्टिकुलर डायमेंशन पे हमारे पृथ्वी के ऊपर क्या है, एक अट्रैक्शन है, ठीक है। कोई भी चीज दुनिया में ऊपर चली जाती है जब तक वो खुद का फोर्स नहीं लगा रही है, अगर वो फोर्स लगाना बंद कर दे तो नीचे आएगी। जैसे एरोप्लेन हवा में उड़ती है, हमारा जो पृथ्वी है उसके ऊपर उड़ती है, लगभग हजारों किलोमीटर ऊपर उड़ता है, करेक्ट है, लेकिन वो क्यों उड़ रहा है, क्योंकि वो खुद का एक फोर्स लगा रहा है, इंजन जो है एरोप्लेन में वो ताकत लगा रहा है, हेलीकॉप्टर में जो इंजन है वो ताकत लगा रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तभी वो रुका हुआ है। लेकिन क्या हो गया कि अगर एरोप्लेन हवा में है और वो अपना इंजन उधर ही बंद कर दे, सब कुछ बंद कर दे, उसका जो फैन घूम रहा है वो भी सब बंद हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो एरोप्लेन तभी भी उड़ेगा क्या, नहीं, तब वो फटाफट नीचे आ जाएगा, जितना भी उसका स्पीड होगा, जितना भी उसका वजन होगा, क्योंकि मास के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा वजन वाला ऑब्जेक्ट उतना जल्दी गिरेगा, जितना हल्का ऑब्जेक्ट उतना स्लो गिरेगा। एग्जांपल पता है ना, मैंने बिल्डिंग का एग्जांपल बताया था, बिल्डिंग में एक प्लास्टिक बॉल ले लो, एक हैवी बॉल ले लो, हैवी बॉल और प्लास्टिक बॉल दोनों को छोड़ो, सबसे पहले कौन गिरेगा, प्लास्टिक बॉल नहीं गिरेगा, हैवी बॉल गिरेगा। तो उसी प्रकार तो एयरप्लेन में नीचे गिरेगा, कौन खींच रहा है उसको, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, कहां गिरेगा, जहां पे उसका सेंटर होगा, मतलब सेंटर इन द सेंस टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसा नहीं है ना उड़ उड़ के कहीं और स्पेस में चले जाएगा, वो गिरेगा पृथ्वी के ऊपर। क्यों, क्योंकि जितने भी फोर्स ताकत लग रहे हैं वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लग रहे हैं, एंड दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब यही ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें हम लोग को सॉल्व करनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, जो कि पहला दिया हुआ है, यहां पे आप देखोगे क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन महेंद्र फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल, यानी फिर से प्रीवियस एग्जांपल को कंसीडर करना है, और हमें किसके ऊपर, जो महेंद्र है ना उसके ऊपर का ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें एक चीज पता है, और आपको भी पता होना चाहिए, गिवन में हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जिंदगी में याद रख लेना, अगर आपको साइंस पढ़ना है आगे जाके तो ये चीज हमेशा से याद रखना। क्या याद रखोगे कि जो पृथ्वी होता है उसका वजन, उसका रेडियस ये कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, याद रखना कि हमेशा याद रखना कि जो मास है अर्थ का, मास ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी का जो वजन है, जिसको मैं मान लेता हूं कि वो m1 है, उसका वजन हमेशा याद रखना जो कि होता है दोस्तों 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी का वजन कितना है, रियल में बोल रहा हूं 6 × 24 kg। अब आप बोलोगे कि सर इसको किसने मेजर किया, इतना बड़ा तराजू किसने बना दिया, वेइंग मशीन किसने बना दिया, तो वेइंग मशीन नहीं है, इट इज अप्रोक्सीमेशन फिगर जो कि
साइंटिस्ट द्वारा कुछ अलग अलग पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया हुआ है कि पृथ्वी का एक वजन जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली होगा 6 × 10⁻24 kg। अब 10⁻24 मतलब 10 के आगे 24 बार जीरो लिखो और उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, मतलब आप बोल भी नहीं पाओगे, इतना बड़ा नंबर है वो। ठीक है, तो 6 × 10⁻24 kg अर्थ का वजन है। ठीक है, दूसरा चीज आपको जो ध्यान में रखना है हमेशा कि जो पृथ्वी है उसका एक रेडियस फिक्स है। जो पृथ्वी गोल है ना, तो पृथ्वी जब गोल होगी तो उसकी एक रेडियस भी होगी, तो उसका एक रेडियस फिक्स है। पृथ्वी छोटा बड़ा नहीं होता है ना, वो उतना ही है, भले वो रोटेट होता है लेकिन वो उतना तो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा वो। ठीक है, तो यहां पे पृथ्वी का जो अर्थ का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, ये हमेशा याद रखना, 6.4 × 10⁻6 कितना है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। आप इसको मल्टीप्लाई करो 10⁻6 मतलब बहुत बड़ा डायमेंशन है, मतलब पृथ्वी हमारी कितनी बड़ी है इससे अंदाजा लग जाएगा। तो मुझे मास m1 और रेडियस ये चीज दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है मतलब ये आपको याद भी रखना है और दिया भी रहेगा आपको एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होता है। जैसे जी का वैल्यू आपको याद रखना है 6.67 × 10⁻11, वैसे इसी प्रकार इसका भी आपको वैल्यू याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा चीज कि हमको पूछा है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी किस पे, महेंद्र के इस पे, तो महेंद्र का हम लोग मान लेते हैं m2। मैंने अर्थ का m1 माना तो महेंद्र का मैंने m2 मान लिया, तो m2 कितना है आपको याद होगा, महेंद्र का वजन कितना था याद है, महेंद्र का वजन 75 किलो था। ठीक है, पहले एग्जांपल को ही कंसीडर करना है ना, तो महेंद्र का वजन जो है वो 75 किलो था। और हमें एक चीज पता है, क्या पता है कि जी कांस्टेंट, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या होता है, 6.67 × 10⁻11 होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये होता है वजन। हमको निकालना क्या है, मतलब ये एग्जांपल में निकालना क्या है, दैट इज कैलकुलेट द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स से निकालना है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि दैट इज F = Gm1 × m2 अपॉन d², या फिर r², जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू जो है डालेंगे। तो यहां पे F का वैल्यू क्या है हमारे पास, कैपिटल G, तो कैपिटल G है 6.67 × 10⁻11। ठीक है, m का वैल्यू कितना है, पहला m का वैल्यू है 6 × 10⁻24, यही है ना, 6 × 10⁻24 है, यही वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय m2 कितना है, m2 हमारे पास 75 है, तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय 75 और पूरा होल डिवाइडेड बाय क्या है, d², तो d मतलब रेडियस 6.4 × 10⁻6 और इस पूरे का 10⁻6 का, सॉरी मैंने अच्छे से लिखा नहीं, 10⁻6 और पूरे का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो अभी इसको पूरा सॉल्व करना है, ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है इसको सॉल्व करना। ठीक है, इसको हम लोग को पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे इन शॉर्ट आप देखो F विल बी इक्वल टू, सबसे पहले देखो ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं, ये 6.67, ये 6 और ये 75, इसको साथ में रखो, तो ये 6.67, ठीक है, ये वाला 6 और ये वाला 75, ये नंबर वाले को मैंने साथ में रखा, ये नंबर साथ में रखा, और ये पावर वाले और ये पावर वाले को साथ में रखो। ठीक है, इसको थोड़ा बाजू में रख, इंटू 10⁻−11 को साथ में रखा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻, देखो मल्टीप्लाई मेरा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बन गया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 साथ में रखा। ठीक है, अब नीचे क्या है, 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर है, तो ये 6.4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इन शॉर्ट 6.4 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 10⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10⁻6 का स्क्वायर कितना होता है, 10⁻12, ये हो गया, समझा, ये पूरे का स्क्वायर है ना, तो 6.4 का स्क्वायर जो भी आएगा निकालेंगे, और 10⁻6 का स्क्वायर, ठीक है, 10⁻6 का स्क्वायर होता है 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 10⁻12। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये पूरा स्टेप मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं बेसिक तौर पे, जो नॉर्मली आपको पता नहीं चलता, डायरेक्ट आंसर लिख दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि तीन नंबर है, 6.67 है, 6 है और 75, ये तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग भी अपने नोटबुक में नोट डाउन, माफ कीजिएगा, यानी कि कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं फास्ट करना चाहता हूं, इसके लिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं, 6.67 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6 के साथ, ठीक है, फिर उसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं 75 के साथ, तो मुझे एक वैल्यू मिला जो कि है 3001.5, ये पूरे को मल्टीप्लाई करके, और यहां पे आप देखो ये पावर है, ये पावर तो 10⁻11 और ये 10⁻24 है, तो 24 11 को माइनस कर देगा, मतलब इन शॉर्ट क्या बच जाएगा मेरे पास, 10⁻24 - 11 मतलब 13, पता है ना आपको, a⁻m प्लस a⁻n = a⁻m-n, तो यही करना है हम लोग को, 10⁻24 है, ये 10⁻11 है, 24 11 को माइनस करेगा, मतलब 13 बचेगा, तो 10⁻13, 6.4 का स्क्वायर है नीचे, तो देखो 6.4 का स्क्वायर करके देखो, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4, ठीक है, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4 मैंने सॉल्व किया तो कितना आया, 40.96 आया, और नीचे है 10⁻12, देखो पूरा सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों आप लोग के लिए, ठीक है, 10⁻12। अब यहां पे आपको सॉल्व करना है, f विल बी इक्वल टू, ये नंबर को एक साथ ले लो और ये पावर को एक साथ ले लो, तो ये 3001.5 है ना, ये 3001
0.5 जो है इसको 40.96 से आप मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी डिवाइड कर लो, डिवाइड हो रहा है ना ये, तो डिवाइड कर लो 40.96 से, तो आपका आंसर आएगा, हाँ सॉरी गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये देखो ये 3001 ना, बराबर, हाँ 3001.5 था, इसको आपको डिवाइड करना है 40.96 के साथ, और ये हो जाएगा 10⁻13 डिवाइड बाय 10⁻12, मतलब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10⁻13 माइनस 12 यानी 10 आएगा, 10:1 आएगा, मतलब 10:1 मतलब 10 ही हुआ ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इतना आपको करना है। अब इन शॉर्ट आपको क्या करना है, ये जो 3001.5 जो दिख रहा है, आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है किसके साथ, 40.96 के साथ। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करके देखता हूं भाई, कि बहुत बड़ा नंबर है 3000.5, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, किसके साथ कर रहा हूं, 40.96 के साथ कर रहा हूं। तो एक्चुअल में आंसर आ रहा है हमारा f विल बी इक्वल टू, ये दोनों को जब मैंने डिवाइड किया, ये दोनों को, तो हमारा आंसर आ रहा है 73.27, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 मतलब 10, और इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा, f विल बी इक्वल टू 732.7 न्यूटन, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, और वही हमारा फाइनल आंसर है कि 732.7 न्यूटन, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप टेक्सचुअल फॉलो करोगे तो यहाँ पे 733 न्यूटन लिखा होगा, लेकिन हमारा एग्जैक्ट आया है, उनसे भी एग्जैक्ट आया है हमारा, क्योंकि हमने इसको पूरा सॉल्व करा है और इतना बेहतरीन कंसेप्चुअल नॉलेज दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मेरा मेहनत है, एक्स्ट्रा मेहनत जो पूरा सॉल्व करके भी आपको बता रहा हूं, आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज कॉमेंट करके आप बता सकते हो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलो आप बात करेंगे आखिरी एग्जाम्पल, एक और बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल। क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द महिंद्रास वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। जैसे एक एग्जाम्पल किया था, सेम वैसे ही एग्जाम्पल है कि वो रेस्ट पे था, अब वो रेस्ट के बाद खसक जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो इसको जो है वो कैसे आएगा हमारा इसका वैल्यू, ठीक है। तो हमें एक चीज पता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो महेंद्र था वो पहले बैठा हुआ था ना, रेस्ट पे था। क्या बोल रहा है, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो रेस्ट पे है मतलब सॉरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 रहेगी, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें कैलकुलेट व्हाट विल द महेंद्रस वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फॉलिंग ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जो है वो फॉल हो रहा है, कितने सेकंड के बाद है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड के बाद है। महेंद्रस कौन है, महेंद्र का वेलोसिटी, महेंद्र का वेलोसिटी कैलकुलेट करना, तो महेंद्र का वजन कितना था आपको याद होगा, m का वैल्यू 75 kg था। सेम वही मेथड याद होगा, सेम वैसे ही कुछ एग्जांपल है, ये भी जो एग्जांपल है लगभग वैसे ही एग्जांपल है, ठीक है। तो यहां पे आपका फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, इसके पहले वाले एग्जांपल का फोर्स लेना है। इसके पहले का एग्जांपल का फोर्स कितना आया, 732.7 आया, तो इसको मैं राउंड फिगर ले लेता हूं, 733 ले लेता हूं, ठीक है, राउंड फिगर अच्छे के लिए। तो यहां पे मुझे एक चीज पता है कि फोर्स कितना आया था, 733 न्यूटन आया था, करेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे पास यहां पे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला मुझे पता है, जिस फोर्स का वैल्यू है 733, मास का वैल्यू मुझे पता है महेंद्र का 75 है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, तो यहां से मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कि 733 अपॉन डिवाइड बाय 75, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पे डिवाइड, ये दोनों जब डिवाइड करोगे आप 733 को 75 से जब डिवाइड करोगे तो आपको यहां पे एक्सेलरेशन का जो है ना एक वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलेगा। करके देखो 733 को 75 से डिवाइड करता हूं, चलो बहुत इजी है, ये तो आप डिवाइड कर सकते हो ना नोटबुक में, बस आपको करना है, क्या करना है, 733 को डिवाइड करना है 75 के साथ, तो आया 9.77, ठीक है। देखो आपके सामने ही कर रहा हूं सब, तो ये आ गया 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया ए का वैल्यू, लेकिन ये हमारे पास सिर्फ ए का वैल्यू आया, तो हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ये निकालनी है, v निकालनी है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। देखो इसके पहले वाले एग्जांपल, जो इसके पहले के पहले एग्जांपल था, इसमें भी ऐसे ही सॉल्व किया था। तो v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू 0 है, प्लस a का वैल्यू है 9.77, t का वैल्यू 1 है, सॉल्व कर लो, तो देयरफॉर v विल बी इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आ गया, देखो खत्म, v इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं देखो ये जो न्यूमेरिकल्स हमने चारों न्यूमेरिकल्स कराई, ये कोई भी हार्ड नहीं था। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने पढ़ाने में बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज अंदर का कंसेप्ट और बारीकी से एक्सप्लेन किया है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा और फास्ट जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग का लेक्चर करा रहा हूं इसीलिए जा रहा हूं, ताकि आप लोग को एटलीस्ट एक ट्रस्ट हो जाए यार कि हम बहुत अच्छी तरीके से आपको सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन देखो मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, यहाँ पे शुरुआत है, इसके लिए थोड़ा आराम से जा रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग का पिक पकड़ेगा और टाइम टेबल सब रेडी हो जाएगा तो बहुत फास्ट जाने वाले हैं, और आप लोग का कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ आपका पूरा सिलेबस भी बहुत जल्दी कंप्लीट करना है। लेकिन आप लोग का इसमें थोड़ा सा साथ और सपोर्ट चाहिए दोस्तों, तो प्लीज बनाए रखना वो चीज, और आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज देना, ये मेरा काम है। तो बस आपको इतना ही बोलना चाहूंगा, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे कई सारे टॉपिक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, और कई सारे ऐसे टॉपिक्स है जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, वो आएगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 होगा, उसमें हम लोग पढ़ा देंगे। तो आप लोग बस सपोर्ट करते रहना, प्यार दिखाते रहना, और ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करते रहना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही,
कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करना, वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए, ताकि हर एक बच्चा 10वीं का ये वीडियोस देख पाए और अपने कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर पाए, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियोस लाएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।